डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोजेनी इन डाइकोट्स, यानी डाइकोट्स और मोनोकोट्स के अंदर। एंजियोस्पर्म्स के अंदर हम एम्ब्रियोजेनी को पढ़ेंगे। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है। तो हम जानते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये जो एग है यही क्या कहलाता है, जाइगोट। और जाइगोट स्पोरोफिटिक जो पीढ़ी होती है उसकी फर्स्ट सेल होती है, जिसमें अनेक डिविजन्स होते हैं, जिससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। और जाइगोट से मैच्योर एम्ब्रियो के बनने की जो पूरी प्रोसेस है उसे ही क्या कहते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस यानी भ्रूणोद्भव। डाइकोट्स में दो कोटलीडन्स होते हैं जो एम्ब्रियो एक्सिस से जुड़े रहते हैं, और एम्ब्रियो एक्सिस का जो दूरस्थ भाग होता है जो कोटिलिडन्स के से ऊपर होता है वो एपिकोटाइल कहलाता है, जो कि प्रांकुर बनाता है। और नीचे का जो हिस्सा होता है वह हाइपोकोटाइल कहलाता है, जो कि मूलांकुर बनाता है, रेडिकल बनाता है। मोनोकोट्स के अंदर केवल एक ही कोटिलिडन्स होता है, और इसकी जो स्ट्रक्चर होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो पूरी प्रक्रिया है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो हम जैसे इसकी जाइगोट से शुरुआत करें कि किस प्रकार से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, तो प्रारंभ में हमारे पास हम देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो सैक के अंदर जाइगोट होता है, और जाइगोट कुछ समय के लिए रेस्ट करता है, यानी डोरमेंट अवस्था में रहता है। विभिन्न स्पीसीज़ के अंदर जो डोरमेंसी पीरियड है यानी प्रसुप्त काल है वो अलग अलग होता है। जैसे ओराइजा सटाइवा यानी चावल तथा क्रेपिस कैपिलेरिस में डोरमेंसी पीरियड जो है कुछ घंटों का होता है, जबकि विस्कुम एल्बम जो कि एपीफाइट है इसके अंदर कुछ वीक्स का डोरमेंसी पीरियड होता है। और कोल्सिकम ऑटमनेल जो लिलियसी फैमिली का प्लांट है इसमें डोरमेंसी पीरियड काफ़ी अधिक होता है, यानी 3 से 4 महीने तक जाइगोट डोरमेंट स्टेज के अंदर रहता है। और जाइगोट से विपरीत अधिकांश जातियों के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में विभाजन निषेचन के तुरंत बाद शुरू हो जाते हैं, और सेलुलर एंडोस्पर्म युक्त जातियों के अंदर जाइगोट का डोरमेंसी पीरियड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म युक्त स्पीसीज़ की अपेक्षा कुछ छोटा होता है। डोरमेंसी पीरियड में जाइगोट के अंदर अनेक परिवर्तन होते हैं, और जाइगोट पोलरिटी शो करता है, अधिक पोलरिटी शो करेगा। एग में जितनी पोलरिटी नहीं दिखाई देती है उससे अधिक ध्रुवता किस में दिखाई देती है, जाइगोट के अंदर। और जाइगोट का आकार एग की तुलना में डिवीजन से पूर्व घट करके काफ़ी कम हो जाता है। एम्ब्रियोजेनी के कुछ नियम हैं, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उसमें एम्ब्रियोजेनी के यानी भ्रूणोद्भव के कुछ नियम हैं, और इसको स्टडी करने का जो श्रेय जाता है वो फ्रांसिस एम्ब्रियोलॉजिस्ट है, आर सोइज। इन्होंने 1916 से 1947 तक कार्य किया है, और डी ए जॉनसन का भी इसमें अच्छा रोल है। और इन्होंने एम्ब्रियोजेनी को 5 नियमों के अंतर्गत डिवाइड किया है कि 5 नियमों से भ्रूण जन्म विकास होता है। जैसे सबसे पहला नियम बताया गया है वह है मित व्ययिता का नियम, यानी लॉ ऑफ पार्सिमोनी। इस नियम के अनुसार एम्ब्रियो के द्वारा बड़ी किफ़ायत से कोशिकाएं बनती हैं, यानी केवल उतनी ही कोशिकाएं बनाई जाती हैं एम्ब्रियो के द्वारा जो कि अत्यंत आवश्यक होती हैं। तो यही नियम क्या कहलाता है, लॉ ऑफ पार्सिमोनी। यानी एम्ब्रियो का जब डिवीज़न होगा तो उस समय एक साथ बहुत अधिक कोशिकाएं नहीं बनेंगी, जितनी कोशिकाओं की आवश्यकता होगी डिवीज़न से उतनी ही कोशिकाएं बनेंगी। अतः यह नियम लॉ ऑफ पार्सिमोनी कहलाता है। दूसरा नियम दिया गया है लॉ ऑफ ओरिजिन, यानी एम्ब्रियो में सेल्स की उत्पत्ति एक निश्चित क्रम के अंदर होती है, मतलब उल्टे सीधे सीक्वेंस में कोशिकाएं नहीं डिवाइड होती हैं। ये जो सीक्वेंस होते हैं बड़े रेगुलर होते हैं, और भ्रूण विकास की किसी भी अवस्था में हम बता सकते हैं कि आगे विभाजन का सीक्वेंस क्या रहेगा।
तो ये लॉ ऑफ ओरिजिन बताया गया है। फिर लॉ ऑफ नंबर है, यानी एम्ब्रियो की किसी भी कोशिका द्वारा बनाई जाने वाली सेल्स की संख्या निश्चित होगी और वह पहले से ही प्री डिटरमाइंड होती है, पूर्व निर्धारित होती है। और यह संख्या कोशिका में विभाजनों की जो तीव्रता है, यानी कितने अधिक विभाजन हो रहे हैं, उन पर डिपेंड करती है। और विभिन्न स्पीसीज में इनकी संख्या भी डिफरेंट होती है। तो ये लॉ ऑफ नंबर रखा गया है। चौथा नियम रखा गया है लॉ ऑफ डिस्पोजिशन, यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट में बनने वाली कोशिकाओं की एम्ब्रियो में पोजीशन उनके कार्य के अनुसार प्री डिटरमाइंड होती है। अर्थात ये पहले से निश्चित होता है कि भ्रूण में किसी कोशिका की क्या स्थिति है, वह उसका वहाँ पर क्या कार्य है। तो यह लॉ ऑफ डिस्पोजिशन यानी प्रवृत्ति का नियम कहलाता है। पांचवा नियम जो रखा गया है वह है लॉ ऑफ डेस्टिनेशन, यानी गंतव्य का नियम। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में प्रो एम्ब्रियो की कोशिकाएं एम्ब्रियो के निश्चित अंगों को बनाती हैं। तो यह नियम लॉ ऑफ पार्सिमोनी कहलाता है। इन 5 नियमों के आधार पर ही एंजियोस्पर्म्स के अंदर भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर जैसे हम देखें तो मोनोकोट्स और डाइकोट्स में कुछ अवस्था तक दोनों के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट समान चलता है, लेकिन चूँकि डाइकोट्स के अंदर 2 कोटिलिडन्स होते हैं और मोनोकोट के अंदर एक ही कोटिलिडन होता है, अतः मैच्योरिटी के दौरान इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर डिफरेंट बनती है। जब डिवीज़न होते हैं तो एम्ब्रियो का जो फर्स्ट डिवीज़न होता है उसके अंदर 2 सेल्स बनती हैं, बेसल सेल और एपिकल सेल। बेसल सेल और एपिकल सेल। और इसमें बेसल सेल निर्धारित नहीं होती है। जब बेसल सेल का डिवीज़न होगा, जब जाइगोट का डिवीज़न होता है तो उससे 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक आधारीय और एक शीर्षस्थ कोशिका। जब बेसल सेल डिवाइड होती है तो इसके अंदर या तो ये विभाजित नहीं होती है या ये अनुप्रस्थ रूप से विभाजित होती है। और अगर ये अनुप्रस्थ रूप से विभाजित होगी तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सहयोग करेगी, और या फिर ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सहयोग नहीं करेगी। यह बेसल सेल का रोल होता है। दूसरी जो शीर्षस्थ कोशिका होती है, शीर्षस्थ कोशिका या तो अनुदैर्घ्य रूप से विभाजित होगी वर्टिकली, या फिर ट्रांसवर्सली डिवाइड होगी। और अगर ट्रांसवर्सली डिवाइड होती है तो इससे सस्पेंसर के निर्माण में सहयोग मिलता है, या फिर सस्पेंसर के निर्माण में इसका कोई रोल नहीं होता है। तो इस प्रकार से एंजियोस्पर्म्स के अंदर जब डेवलपमेंट होता है जब एंजियोस्पर्म्स में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तो इससे 2 सेल्स बनती हैं, एक बेसल सेल और दूसरी एपिकल सेल। डाइकोट्स के अंदर और मोनोकोट्स के अंदर एम्ब्रियो डेवलपमेंट को स्टेज वाइज बताया गया है। जैसे डाइकोट में फर्स्ट डिवीज़न, जाइगोट का जो फर्स्ट डिवीज़न होगा तो इससे एपिकल और बेसल सेल बनेंगी। और स्नार्फ ने 4 सेल जो प्रो एम्ब्रियो है उसमें प्रत्येक कोशिका द्वारा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में किस प्रकार से योगदान दिया जाता है उसके आधार पर एम्ब्रियोजेनी को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट है बाइसेल्ड प्रो एम्ब्रियो की टर्मिनल सेल वर्टिकली डिवाइड होती है, और वर्टिकली डिवाइड होती है तो इसके अंदर से बेसल सेल एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में बहुत कम या कोई योगदान नहीं करती है, और इस प्रकार की एम्ब्रियोजेनी पाई जाती है। ये कहलाती है क्रूसिफर या ओनाग्रेड टाइप, जो कि रेनकुलेसी, एनोनेसी, ओनाग्रेसी, क्रूसिफेरी और स्क्रोफुलेरेसी फैमिली के अंदर देखी गई है। या फिर बेसल और एपिकल दोनों ही सेल्स का एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के अंदर
योगदान होता है, जिसे एस्टेरॉयड टाइप कहते हैं। एग्जाम्पल एस्टेरेसी और वाइटेसी और वाइलोसी फैमिली के अंदर ये देखने को मिलता है। इसके बाद बाइसेल्ड प्रोएम्ब्रियो की टर्मिनल सेल अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा डिवाइड होती है। तो अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा अगर डिवाइड होती है तो इसमें बेसल सेल या तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के अंदर बहुत कम या कोई भाग नहीं लेती है, या फिर यह सस्पेंसर बनाती है, और इस प्रकार की एम्ब्रियोजेनी कहलाती है सोलेनोइड टाइप, जो कि सोलेनेसी, थिएसी और लाइनेसी फैमिली के अंदर देखी गई है। या फिर बेसल सेल के अंदर कोई डिवीज़न नहीं होते हैं, और अगर सस्पेंसर मिलता है तो यह हमेशा एपिकल सेल से ही डेवलप होता है। इस प्रकार की एम्ब्रियोजेनी कहलाती कैरियोफिलर्ड टाइप, जो कि क्रेसुलेसी, कैरियोफिलेसी और फ्यूमेरेसी और हेलोग्रेसी जैसी फैमिली के अंदर पाई जाती है। एक लास्ट जो एम्ब्रियोजेनी है इसके अंदर वो है कि जब बेसल सेल और एपिकल सेल, इसमें दोनों ही सेल्स एम्ब्रियो को डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे सेनोपोडियेसी फैमिली और बोराजिनेसी फैमिली। तो इस प्रकार से जो एम्ब्रियोजेनी की जो टाइप्स हैं वो क्रूसिफर टाइप, जिसे ओनागर टाइप कहते हैं, एस्टेरॉयड टाइप, सोलेनोइड टाइप, कैरियोफिलर्ड टाइप और सेनोपोडियड टाइप, ये 5 प्रकार की होगी। और ये डिपेंड करता है कि बाइसेल्ड जो प्रोएम्ब्रियो है उसकी टर्मिनल सेल किस प्रकार से डिवाइड हो रही है और एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में भाग लेती है। बाइसेल्ड प्रोएम्ब्रियो में बेसल सेल का रोल ज़्यादातर सस्पेंसर का होता है, लेकिन कई बार सस्पेंसर बेसल सेल नहीं बनाती है, तो बेसल सेल का रोल नहीं भी होता है और होता भी है। उसी के आधार पर ये एम्ब्रियोजेनी के टाइप्स बनाएगी। इसके बाद डाइकोट्स के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसको अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।